उन्होंने बहुत ही सधा हुआ और प्रशंसनीय उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि लड़ाई में नुकसान होता है, हमारे सभी पायलट वापस आ गए हैं सुरक्षित। स्पष्ट है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे सारे विमान सुरक्षित वापस आ गए हैं, उन्होंने कहा पायलट वापस आ गए हैं। इसका मतलब है उन्होंने बिना कहे हुए इस बात को मान लिया कि कुछ विमानों के स्तर पर, विमान कौन सा था क्या था ये सब नहीं, नुकसान हुआ है, ये उन्होंने मान लिया। अच्छा, तो लोगों ने इस बात को समझ लिया और लोगों ने आगे, पत्रकारों ने, किसी ने इसको फिर बाद में आगे नहीं बढ़ाया इस बात को। लोगों ने सोचा कि भाई कैसे पाकिस्तान के पास वो अलर्टनेस, वो चौकन्नापन, वो तैयारी कैसे थी कि जब भारत के राफेल विमान आसमान में एयरबोर्न होकर मिसाइलें दागने की तैयारी कर रहे होंगे, दागने ही वाले होंगे 9 ठिकानों के ऊपर, उसी वक्त उसने उनको चेकमेट करने की तैयारी कैसे कर ली उसने। इसकी वजह से भारतीय वायुसेना को कहना पड़ा कि भाई हमारे विमान नहीं आए, लेकिन केवल पायलट ही वापस आ पाए। इससे सारा जो सरकार के नैरेटिव का जो पूरा बैलेंस था, मतलब जो है वो पूरा बैलेंस बड़े नाजुक बैलेंस था। एक जा रहा है तो ये इट अमाउंट्स टू देशद्रोह। आपने चुगली की है, आपको इसके लिए मुकदमा चल के सजा होनी चाहिए। मैं एक चीज अबे भाई और कह दूं, तथ्य और इसमें जोड़ दिया जाए, लेकिन इसमें एक दावा किया गया कि शाहीन मिसाइल पाकिस्तान की जो है वो गिरा दी गई। बाद में वो दावा फौज को वापस लाना पड़ा क्योंकि वो दावा सही नहीं था। तो इससे क्या होता है कि फौज के रिकॉर्ड की भी क्षति होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोदी को ऐसी मार मारी है पाकिस्तान के कि बहकी बहकी बातें कर रहा है। कहता है कि मेरी रगों में खून नहीं बल्कि संदूर दौड़ता है। दोस्तों ऐसी बातें तो जो म्युनिसिपल के इलेक्शन होते हैं वैसे भी वहां पर भी लोग ऐसी बातें नहीं करते जो मोदी अब कर रहा है। यानी इतनी बुरी तरह पाकिस्तान ने मारा है, अक्ल ठिकाने आ गई है। और दोस्तों अब ये बहकी बहकी बातें करके वोटर्स को भिखा रहा है। इसे पता है कि पाकिस्तान ने इसका पूरा इलेक्शन कैरियर खत्म कर दिया है। इस बार दोस्तों पहली बार पाकिस्तान ने भारत के इलेक्शन में इस कदर असर डाला है कि वो कांग्रेस जो बिल्कुल खत्म हो गई थी, पाकिस्तान ने भारत को कूट कूट कर उस कांग्रेस को दोबारा खड़ा कर दिया है। और अब ये हो रहा है कि वहां पर जो वजीर खारजा है एस जयशंकर, उस पर पाकिस्तान के इन्फॉर्मर होने का और स्पाई होने का इल्जाम लगा हुआ है। उसने कहा था कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम पाकिस्तान में अटैक करने आ रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान ने पहले तैयारी कर ली। और जब ये तैयारी आए तो पाकिस्तान ने पेल कर 6-0 का हिस्टोरिकल मार्क दोस्तों दर्ज कर दिया और भारत को नेस्तो नाबूद कर दिया। फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस किया और उसमें भारत की रही सही कसर को पूरा कर दिया था। इसलिए वहां पर मोदी के सारे जितने भी वजीर हैं वो सारे फंस गए हैं। पाकिस्तान पर हमला करके मोदी इस बार यानी पहली बार पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर चुका है। इसे दोस्तों रिकवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अपने बंदों को बाहर भेज रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में ताकि ये जाए और वहां पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। और जो सवाल आएंगे उनका अगर जवाब कोई न दे पाया तो उसका कांग्रेस के जिम्मा लगा दें और फिर अपने आप को दोबारा जिंदा किया जाए। लेकिन असल बात तो यही है कि पाकिस्तान ने इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया है, इसलिए बहकी बहकी बातें करना मोदी ने शुरू कर दिया है। लेकिन उन्होंने हद ये कर दी जब बीकानेर में जाके वो क्या क्या बोल रहे थे। मैं अबे भाई मैं ईमानदारी से बताऊं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में भी लोग नहीं बोलते थे, कॉलेज के इलेक्शन में लोग इस तरह की भाषा का करते थे, गंगा की कसम, यमुना की कसम और लहू और क्या। एक तो इनका स्पीच राइटर बहुत ही घटिया है, जो भी इनकी स्पीच लिख रहा है वो बहुत ही घटिया स्पीच राइटर है। इट इज हाई टाइम दैट मोदी जी मस्ट सैक फ्यू पीपल। उनको अपनी टीम में कुछ लोगों को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का अभी तक ठीक था, देश में सब कुछ हंसी मजाक होता था, मीम बनते थे। मोदी जी का ये जो सिंदूर इंदूर करके ये आप 7 डेलीगेशन को बाहर भेजे हुए हैं, सोचिए उनको बाहर भेज के आप इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, आप उस डेलीगेशन को क्यों भेजें? उसके लिए भी मुसीबत पैदा कर रहे हैं। तो पहली चीज ये कि जो इनके लहू में सिंदूर और गर्म सिंदूर और उबल रहा है और ठंडा दिमाग, ये मतलब मोदी जी को क्या हो गया है भाई? अबे भाई देखिए, मोदी जी को कोई जो हुआ है वो कोई नई चीज नहीं है। हमेशा मोदी जी की राजनीति जो है वो 2 धरातलों के ऊपर चली है। एक धरातल है गवर्नेंस का धरातल, जिसके अंदर विदेश नीति भी आती है, रक्षा नीति भी आती है, गृह नीति भी आती है, सब सारी नीतियां आती हैं, गवर्नेंस का धरातल है। और दूसरा है मोदी जी की व्यक्तिगत छवि का धरातल। तो ये जो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता क्या बोल रहा है, जो विपक्षी सांसदों के सर्वदलीय मीटिंग हो रही है, विपक्षी सांसदों के नेतृत्व में दुनिया में दल जा रहे हैं, ये है गवर्नेंस वाले धरातल पे ये सब घटनाएं घटित कराई जा रही हैं। वो एक अलग प्रक्रिया है जो चल रही है। दूसरी इस प्रक्रिया में मुझे लगता है कि सरकार थोड़ी बहुत गड़बड़ियों और थोड़े बहुत
लड़खड़ा भी रही है, लेकिन आगे भी बढ़ रही है। लड़खड़ा भी रही है, आगे लड़खड़ा कहां रही है, ये भी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके लड़खड़ाने का सीधा असर पहले वाले धरातल पर पड़ता है, जहां मोदी जी अपनी छवि के संकट से जूझ रहे हैं। देखिए, 2013 में जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, तो परिस्थितियां बिल्कुल उनके अनुकूल थी, और उन्होंने एक पूरी प्रोपेगेंडा की एक डिजाइन बनाई अपने, जो बहुत पहले से चला रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वाइब्रेंट गुजरात के जमाने से एक प्रोपेगेंडा डिजाइन चल रही थी। उसमें देश के बड़े से बड़े पूंजीपति शामिल थे, मीडिया शामिल था, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अनमने ढंग से ही नहीं उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान ही लिया था, तो उसका भी कहना था कि भाई इनको कामयाब तो कराना ही है, आखिरकार उम्मीदवार तो हमारे ही है। तो वो सब लोग भी लग गए थे। अब जैसे कि भाजपा के कई बड़े नेता जो आज बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं, सरकार में मंत्री हैं, वो सब मोदी जी को नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए, तो वो सब भी लग गए उनको जिताने में। मैंने तो मंच पर बड़े अनमने तरीके से सबकी बातें सुनी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनके सबके, हम सब लोग जानते हैं उनके नाम। तो वो एक पूरा परिस्थिति उनके अनुकूल थी, तो उन्होंने भी नहीं हुआ है। अभी 1 वर्ष अगले महीने होगा उसको, उससे पहले ही उनकी छवि के ऊपर दूसरा बहुत बड़ा संकट आ गया है, और यह संकट आज तक का सबसे ज्यादा संगीन संकट है। वो संकट इसलिए है कि इस पूरे घटनाक्रम से एक करीबन 53 साल पुराना चेहरा इतिहास से निकलकर सामने आ गया है। वो है इंदिरा गांधी का चेहरा, जो मोदी जी के सामने आंखों में आंखें डाके घूर रहा है कि जब पाकिस्तान से हमारा कोई फौजी संघर्ष होता है, तो एक काम हमने किया था, जबकि अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा हुआ था। आज अमेरिका भारत के खिलाफ तो नहीं खड़ा हुआ है घोषित रूप से, है। आपने क्या किया है ये बताइए। और ये इंदिरा गांधी बनाम मोदी का ये जो पूरा कंट्रास्ट है, ये पूरा बरक्स, इंदिरा बरक्स मोदी, ये पूरा है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, खासतौर से ऐसे समर्थक जो कि आरएसएस की कतार, स्वयंसेवक नहीं है, जो आरएसएस की जो मतलब अनुशासन में नहीं रहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, उनको छोड़ के जो भाजपा और मोदी के जो समर्थक हैं, अच्छी खासी संख्या में हैं, उनके दिमाग में ये सवाल पैदा हो गया है। और ये एक बहुत बड़ा संकट है मोदी जी के लिए। मोदी जी की समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए उन्होंने उस संकट से निपटने के लिए उन्हें कोई नारा चाहिए, वो एक नारे की तलाश में है। तो वो ये सिंदूर वाला नारा जो है, ये उन्होंने दिया है, और वो सिंदूर मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है, इस प्रकार की लफाजी कर रहे हैं वो, जो उन्होंने बीकानेर में लफाजी की। मेरे ख्याल से मोदी जी वाटर टेस्ट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि क्या फिर से कोई मेरा नारा लोकप्रिय हो सकता है। मोदी हमेशा अपनी छवि को लेकर टेस्ट करते रहते हैं। कोरोना के दौरान उन्होंने थालियां वालियां सब जो बजवाई थी, वो भी इसीलिए था कि कितने लोग हमारी बात मानते हैं। अल्टीमेट वाटर टेस्ट तो होता है चुनाव के दौरान, कि चुनाव में आपकी बात कितने लोगों ने मानी। भाई पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, गारंटी की गारंटी, उन्होंने भाषणबाजी की थी कि नहीं की थी? वो पूरी भाषणबाजी उनकी फ्लॉप हो गई। वो बहुत बड़ा झटका लगा। विधानसभा चुनाव में कुछ जीत से उनको ये फिर मुगालता पैदा हुआ है कि उस झटके से वो कुछ कुछ उभरने लगे हैं, लेकिन तब तक ये मामला पाकिस्तान वाला आ गया। अच्छा, पाकिस्तान भारत से पिटने के बावजूद, मैं सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने भारत को पीट दिया, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं। मेरे ख्याल से आप भी इससे असहमत होंगे। हम लोगों को स्पष्ट इसके प्रति अपनी असहमति दर्ज करनी चाहिए। अबे भाई मैं बीच में इसको मैं जैसे देख रहा हूं, भारत ने एक बड़ा मौका गवा दिया, क्योंकि भारत वाज ऑन द ऑफेंसिव। एक उस पर मैं आऊंगा, आपकी बात सही है बिल्कुल। मैं वो तो अलग, वही तो चक्कर है, इसमें फंस गए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो मोदी जी की ये जो विफलता है, बहुत बड़ी विफलता है, इसने उनकी छवि के लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया है। और ये संकट जो उनके विरोधी हैं उनकी तरफ से नहीं आया है, ये संकट उनके जो समर्थक हैं। कौन से समर्थक, वो भी स्पष्ट कर दूं, वो समर्थक जो आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं है, वो समर्थक जो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन मोदी जी के प्रशंसक हैं और भाजपा को मानते हैं कि ये देश पे ठीक शासन कर रही थी अभी तक। उनके दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ है कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर ट्रंप ने इनका बिल्कुल कबाड़ा कर रखा है। 8 बार ट्रंप ये कह चुके हैं लगातार कि हमने ये किया, हमने ये किया। ट्रंप ने बिल्कुल मोदी जी को ध्वस्त कर दिया है। मोदी जी ट्रंप से बहुत डरते हैं। वो कुछ भी ट्रंप की बातों का विदेश मंत्रालय के जरिए इधर उधर करके खंडन तो हो रहा है, लेकिन ट्रंप का नाम लेकर
उनका खंडन नहीं हो रहा है। ट्रंप की वजह से भी मोदी जी की छवि लगातार कमजोर हुई है। दूसरे ये जो अटपटा किस्म का संघर्ष विराम किया, गिरावट की रिकवरी कैसे हो, ये एक बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि ये अगर ये गिरावट होती ही रही तो संघ और भाजपा के संबंधों में एक नई बात पैदा हो जाएगी। संघ इस निर्णय पर पहुंच जाएगा कि अब मोदी जी को हटा ही देना है। लेकिन हटाने के निर्णय पहुंच, संघ जानता है कि अर्थव्यवस्था ठीक से चला नहीं रही है, इससे आजिज आ चुकी है ना। वो अगर राहुल गांधी लफाजी करते हैं तो उनकी बात भी नहीं मानेगी, नरेंद्र मोदी लफाजी करेंगे वो उनकी बात भी नहीं मानेगी, अगर और कोई नेता लफाजी करता है तो उनकी बात भी नहीं मानी जाएगी। सारे नेता राजनीति की ठोस जमीन पर उनकी उपलब्धियां राजनीति की ठोस जमीन पर कसौटी पर कसी जा रही हैं। इस वक्त देश में राजनीतिक माहौल यह है, और नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा कसी जा रही है क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और 11वां साल चल रहा है उनके प्रधानमंत्रित्व का। गठजोड़ सरकार में भी कोई उनके हाथ नहीं रुके हुए हैं। सरकार जरूर गठजोड़ सरकार है, ऐसा नहीं है कि उनके पार्टनर उनको तो रोक रहे हो कोई नीति बनाने से या कोई कुछ काम करने से। भाई सवाल तो अच्छा, कांग्रेस ने सवालों की एक फहरिस्त दी है उनके सामने। केवल मैं इसलिए उन सवालों की तस्दीक नहीं कर रहा हूं कि वो कांग्रेस के हैं, लेकिन पहली बार मुझे क्या लग रहा है आनंद जी कि पहली बार कांग्रेस ने वो सवाल उठाए हैं जो जनता के मन में। अभी तक क्या होता था, कांग्रेस जो सवाल उठाती थी उसमें बहुत सारे सवाल जनता के मन में नहीं होते थे, इसलिए कुछ होते थे कुछ नहीं होते थे, तो वो बहुत ही मिला जुला मामला होता था। लेकिन पहली बार कांग्रेस ने इस भारत और पाकिस्तान के बीच में जो फौजी संघर्ष हुआ उसके जो सवाल उठाए हैं वो सवाल जनता के मन के सवाल हैं, और उन सवालों को केवल ये सब कह के नहीं खारिज किया जा सकता जैसी भाजपा के लोग जवाब दे रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान मिलना चाहिए वगैरह। इससे नहीं बात तय होगी। ये तो भाजपा का समर्थन आधार में सवाल है ये, और ये जी मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। इस प्रकार की लफाजी से भारतीय जनता पार्टी का एक वोट भी नहीं बढ़ने वाला है जी। लोग ये सवाल पूछते रहेंगे। लोगों को जब तक ये ट्रंप का नाम लेकर खंडन नहीं करते तब तक पहली बात इनकी अमेरिका और ट्रंप के पिट्ठू के रूप में जो उनकी इमेज है, छवि है, वो लगातार बढ़ती जाए, पक्की होती रहेगी। क्योंकि ट्रंप तो रोज बोल रहे हैं। अभी एप्पल के सवाल पर उन्होंने जो बोला वो तो बिल्कुल भारत के हितों के विपरीत है। एक आदमी खुल के भारत के हितों को लातों से मार रहा है, किक मार रहा है, लगातार किकिंग कर रहा है, उसकी किक मार रहा है उसको, और आप कुछ नहीं कह पाते हैं उसके अंदर। भाई ट्रंप क्यों रोक रहे हैं भारत में उद्योग आने में, विदेशी पूंजी आने में ट्रंप क्यों रोक रहे हैं? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। जी। मैं अबे भाई मैं दो चीजें सिर्फ इसमें कर दूं जो आपने चूंकि वो बात उठाई। एकदम से लग रहा है कि कांग्रेस में भी कुछ चेंज हो रहा है। एक तो चेंज नहीं है, वो व्यक्ति वैसे ही चर्चा में थोड़ा ज्यादा चला है, भले कोई दूसरा मुद्दा ना हो पाए। आप ये देखिए कि कांग्रेस अपने पत्ते इस बार सही खेलते हुए दिख रही है। वो एफआईआर कर रही है, वो माफी मांगने पे मजबूर कर रही है गोदी मीडिया के कुख्यात एंकर को। दूसरी तरफ जो वो सवाल पूछ रही है जो जनता के मन में है। दूसरी तरफ भाजपा और उनकी सरकार जो है वो गलतियां पे गलतियां कर रही है, और फिर उस गलतियों को सुधार करने के चक्कर में और गलतियां, मतलब मिस्टेक कंपाउंडेड बाय फर्दर मिस्टेक, ये हो रहा है। देखिए, एक प्रश्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायुसेना के डीजी एवो एयर मार्शल AK भारती से पूछा गया। उस प्रश्न को हम सब लोग जानते हैं, मैं बस संक्षेप में दोहरा देता हूं। वो सवाल ये था कि क्या भारत के राफेल विमान गिराए गए, इससे जुड़ा हुआ सवाल था। उन्होंने बहुत ही सधा हुआ और प्रशंसनीय उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि लड़ाई में नुकसान होता है, हमारे सभी पायलट वापस आ गए हैं सुरक्षित। स्पष्ट है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे सारे विमान सुरक्षित वापस आ गए हैं, उन्होंने कहा पायलट वापस आ गए हैं। इसका मतलब है उन्होंने बिना कहे हुए इस बात को मान लिया कि कुछ विमानों के स्तर पर, विमान कौन सा था, क्या था, ये सब नहीं, नुकसान हुआ है, ये उन्होंने मान लिया। अच्छा, तो लोगों ने इस बात को समझ लिया और लोगों ने आगे, पत्रकारों ने, किसी ने इसको फिर बाद में आगे नहीं बढ़ाया इस बात को। ये उनका ये तीन शब्द उनके बिल्कुल शुरुआती शब्द है। एट द वेरी स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को ये बताया कि हम आतंकवादी ठिकानों पे हमला करने जा रहे हैं, हम सैनिक प्रतिष्ठानों पे हमला नहीं करेंगे, पाकिस्तानी फौज को इनका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन उनकी ये बढ़िया राय पाकिस्तानी फौज ने नहीं मानी, ये उन्होंने वक्तव्य दिया। फिर जब इस वक्तव्य पर कांग्रेस ने कहा कि आपने ये क्यों बात बताई, तब फिर गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनका मतलब ये नहीं था, वो तो वक्तव्य के, वो तो 22 मिनट का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद में दी गई जानकारी है।
ये तो उन्होंने माना कि उन्होंने जानकारी दी। अब बहस इस बात पे आ गई, जानकारी पहले दी कि बाद में दी, मतलब एट द वेरी स्टार्ट दी या एट द वेरी फैग एंड ऑफ द ऑपरेशन दी, या बिल्कुल ऑपरेशन के बाद जानकारी दी। इतनी अंग्रेजी तो हम सब लोगों को आती है कि अगर ऑपरेशन के बाद जानकारी दी गई होती तो पहले ये ना कहा जाता कि एट द वेरी स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, ये नहीं कहा जाता। तो वो सारा का सारा मामला गड़बड़ा गया। ये बयान देके बर्र के छत्ते में उन्होंने हाथ डाल दिया। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, लोगों का दिमाग एयर मार्शल भारती के वक्तव्य की तरफ चला गया। लोगों ने सोचा कि भाई कैसे पाकिस्तान के पास वो अलर्टनेस, वो चौकन्नापन, वो तैयारी कैसे थी कि जब भारत के राफेल विमान आसमान में एयरबॉर्न होकर मिसाइलें दागने की तैयारी कर रहे होंगे, दागने ही वाले होंगे 9 ठिकानों के ऊपर, उसी वक्त उसने उनको चेकमेट करने की तैयारी कैसे कर ली उसने। इसकी वजह से भारतीय वायुसेना को कहना पड़ा कि भाई हमारे विमान नहीं आए, लेकिन केवल पायलट ही वापस आ पाए। इससे सारा जो सरकार के नैरेटिव का जो पूरा बैलेंस था, मतलब जो है वो पूरा बैलेंस बड़े नाजुक बैलेंस था, एक नाजुक संतुलन था, वो पूरी तरीके से आनंद जी बिगड़ गया पूरी तरीके से। और अब पूरा मामला जो है वो घपले में फंस गया। उसके बाद श्री निशिकांत दुबे मैदान में आ गए। उन्होंने क्या कहा कि 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें भारत को पाकिस्तान को अपनी सैनिक गतिविधियों की खबर देनी थी और पाकिस्तान को भारत को सैनिक गतिविधियों की खबर देनी थी। उसके तहत बताया गया ये, यानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बात का खंडन कर दिया उन्होंने। और खंडन भी इस तरीके से किया, जिसको मैं विशुद्ध कहूंगा केवल मूर्खतापूर्ण ढंग से खंडन किया। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था, जो चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तब समझौता हुआ था, लागू तब हुआ जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। वो समझौता तो युद्ध अभ्यास के बारे में था, वॉर एक्सरसाइजेस के बारे में था, जो हमला नहीं होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि हम इस समय युद्ध एक्सरसाइज करेंगे, आपको बता दे रहे हैं, कोई आप ये चौंकिए मत, हम आपके ऊपर हमला करने नहीं आ रहे। हमारी पनडुब्बियां भी मूव करेंगी, हमारे हवाई जहाज भी उड़ेंगे, हमारी फौजें भी मूव करेंगी, हमारी टैंक भी घूमेंगे, हम कोई फायरिंग वायरिंग भी करेंगे। वो कोई आपके मतलब ये समझौता था कि भारत पाकिस्तान को बताएगा, पाकिस्तान भारत को बताएगा। उसका भारत जो हमला करा आतंकवादियों के ऊपर, उससे कोई ताल्लुक नहीं था। तो निशिकांत दुबे, एयर मार्शल भारती, पाकिस्तान विदेश मंत्री। लेकिन अबे भाई, इसको मैं एक दो चीजें और आपको इसको ऐड कर दूं। पहला, ये जो भाजपा सरकार है, ये रक्षा अधिकारियों के पीठ के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है और मेरे हिसाब से गलत है। आप उनसे क्यों स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं? आप उनसे क्यों स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं कि स्वर्ण मंदिर में हमने कवर करने के लिए वो मूव किया था, और फिर स्वर्ण मंदिर कह रहा है तो वो करना है? मेरे हिसाब से ये आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, ये जो भाजपा सरकार है। दूसरा, जयशंकर जी को ये बताना ही पड़ेगा कि ये फोन उन्होंने स्वतः किया था या ये फोन एज अ पॉलिसी किसी ने कहा था कि करो। क्योंकि ये जो बहुत से लोग ये कह रहे हैं, इट अमाउंट्स टू ट्रीजन, ये देशद्रोह है। कि अगर आप उसको ये बता दीजिए पहले कि ये ऐसे होने जा रहा है, तो ये इट अमाउंट्स टू देशद्रोह। आपने चुगली की है, आपको इसके लिए मुकदमा चल के सजा होनी चाहिए। मैं एक चीज अबे भाई और कह दूं, तथ्य और इसमें जोड़ दिया जाए आनंद जी। जब उड़ी स्ट्राइक हुई थी, उड़ी स्ट्राइक जब पूरी हो गई, उसके बाद भारत के थल सेना के डीजीएमओ ने, भारत की वायुसेना के डीजीएमओ ने तत्कालीन पाकिस्तान के डीजीएमओ वायुसेना को बताया कि हमने स्ट्राइक कर दी। ये डीजीएमओ को काम हो जब घटना हो जाए उसके बाद डीजीएमओ का काम होता है, ये विदेश मंत्री का काम नहीं होता है। भारत के विदेश मंत्री ने कैसे ये उनको पाकिस्तान के विदेश मंत्री को फोन करके ये कैसे कहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इसका जवाब जब तक नहीं आएगा तब तक ये सवाल पूछा जाता रहेगा। इस सवाल ने क्या किया है जी अबे भाई, मैं इसलिए कह दूं कि देखिए, रक्षा अधिकारियों के पीछे छुप रही है, उसमें एक और विकृति पैदा हुई है, वो भी मैं अंडरलाइन कर दूं कि भाई धीरे एक एक करके फौज से कहा गया कि आप इन तथ्यों को लोगों के सामने रखिए ताकि हम लोगों की सफलता की कहानी, नैरेटिव लोगों तक पहुंचे। ठीक बात है, लेकिन इसमें एक दावा किया गया कि शाहीन मिसाइल पाकिस्तान की जो है वो गिरा दी गई। बाद में वो दावा फौज को वापस लाना पड़ा क्योंकि वो दावा सही नहीं था। तो इससे क्या होता है कि फौज के रिकॉर्ड की भी क्षति होती है।